Hello guys, welcome back to my channel Maths Fanwala. Today we are going to start a part second of the circle chapter. In part 1, as you have seen, we have just covered the equations of the circle, general equation of a circle and standard equation of a circle, and questions based on it, and some question based on it. We have just covered this part till part 1. Now in part second of the circle chapter, we are going to study some of the few topics which are remaining on the basis of the class 11th and 12th. First topic is the nature of the circle, second topic is the parametric equation of the circle, and third topic is the diametrical equation, or we can say that equation of a circle in a diametrical form, and some of the topics of we are covered in this lecture. And this whole chapter circle is will be covering will be taking 3 lectures only, and it will be just covered in the 3 lectures. First one has completed, second one is this, and third one will be coming soon. थर्ड वन में हम जो डिस्कशन करेंगे थर्ड वाले लेक्चर में, वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन होंगे जो कि एनसीईआरटी के लेवल के नहीं होंगे, जो कि थोड़े हाई लेवल के होंगे, जो कि एनडीए के, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का इक्वेशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी हम डिस्कस करेंगे, उनके अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ जो ये लास्ट लेक्चर, ये जो सेकंड पार्ट है सर्कल का जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी के लिए लास्ट है, लेकिन थर्ड जो लेक्चर है वो एक्स्ट्रा है, और वरना ये ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी के हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट लेक्चर है, जो कि सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट भी एनसीईआरटी के बेसिस पे था, सेकंड भी, लेकिन जो थर्ड लेक्चर होगा वो हमारा एक्स्ट्रा होगा. तो जो कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग करें. लो, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ अ सर्कल. बेसिकली सर्कल का नेचर कैसा होता है, मतलब नेचर कैसे रिप्रेजेंट करें, कि सर्कल रियल में एग्जिस्ट करेगा या इमेजनरी होगा या रेडियस होगी या नहीं. तो देखो, सर्कल की बहुत आसान टॉपिक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है. 3 कंडीशन होती है सर्कल की. पहली कंडीशन होती है अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये मैंने आपको बताया था, अगर इस पर स्क्वायर रूट लग जाए तो रेडियस होता है. अगर ये जीरो से बड़ा है, पहली कंडीशन ये है नेचर ऑफ सर्कल की, अगर ये जीरो से बड़ा है, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन रेडियस ऑफ सर्कल विल बी रियल. तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी रियल होगी, और सर्कल भी पॉसिबल होगा, एंड सर्कल इज ऑल्सो पॉसिबल. सर्कल भी पॉसिबल होगा, किसी भी रेडियस का हो सकता है. ये आइडेंटिफिकेशन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना सकता है इस पर कि सर्कल पॉसिबल है या नहीं, सर्कल बनेगा या नहीं. तो पहली कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन इज अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये तो बेसिकली याद रखने की चीज़ है, याद रखनी है आपको. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर इक्वल्स टू जीरो है, देन रेडियस विल बी पॉइंट साइज्ड. और मैं कह सकता हूं कि रेडियस पॉइंट साइज्ड होगी, और मैं कह सकता हूं जो सर्कल बनेगा, सर्कल तो बनेगा, द सर्कल विल बी देयर, द सर्कल फॉर्म, सर्कल तो बनेगा, लेकिन किस फॉर्म, कैसा फॉर्मेशन होगा सर्कल का, द सर्कल फॉर्म ऑफ अ पॉइंट साइज. जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट साइज का बनेगा, मतलब जैसे अगर मैं डॉट लगा दूं ऐसा सर्कल बनेगा, अगर इक्वल टू जीरो है तो पॉइंट साइज सर्कल फॉर्म होगा. सेकंड कंडीशन ये है. कैसा सर्कल फॉर्म होगा, पॉइंट साइज सर्कल फॉर्म होगा. द सर्कल विल बी ऑफ अ साइज ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट साइज का सर्कल फॉर्म होगा अगर ऐसा हुआ. नाउ थर्ड एंड लास्ट कंडीशन ऑफ दिस इज अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर छोटा है जीरो से, देन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल. द सर्कल इज इमेजनरी और द रेडियस इज ऑल्सो इमेजनरी, द रेडियस डजेंट एग्जिस्ट. तो सर्कल होगा जो होगा वो इमेजनरी. इस केस में सर्कल इज इमेजनरी, ओके, और रेडियस विल ऑल्सो इमेजनरी. और भी हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सर्कल डजेंट एग्जिस्ट. ओके, तो आपको ये 3 पॉइंट्स थे बहुत अच्छे जो आपको याद रखने. ये तीनों पॉइंट नेचर ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं कि नेचर कैसा होगा सर्कल का. अब अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल. आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी, स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है. पैरामेट्रिक का मतलब क्या है? बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है किसी भी एंगल के अलोंग, किसी भी एक थीटा के या फाई या गामा अल्फा बीटा किसी के भी अलोंग, एक एंगल के अलोंग जो इक्वेशन बनती है उसके वेरिएबल पॉइंट्स और एक फिक्स्ड पॉइंट को लेके, जो एक एंगल के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है वेरिएबल और फिक्स पॉइंट को लेके, उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? देखो, पहले मैं एक बेसिकली ग्राफ ले लेता हूँ, इस ग्राफ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज ये ग्राफ है हमारा, ठीक है. इन दिस ग्राफ मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, रिफ्लेक्शन आता है, इधर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. दिस इज द नॉर्मल ग्राफ एज यू स्टडीड. एक्स एक्सिस
दिस इज वाई एक्सिस। देखो ये मैंने कोई सर्कल ले लिया, ये मैंने कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट हम जानते हैं फिक्स्ड होता है, तो हम इसे ए कॉमा बी मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं ए कॉमा बी। ओके, अच्छा एक इसका वेरिएबल पॉइंट होता है रेडियस के साथ, ये होता है एक्स कॉमा वाई, इसे हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। देखो अगर मैं इसे इससे ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे मैं अगर इसे थीटा एंगल पे ज्वाइन कर दूं, इस इन दो लाइंस यहाँ पे दो पॉइंट लेके उनको मैंने मैच कर दिया, और किस एंगल पे मैच किया, मतलब जो एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच का, इसको नाम दे देता हूँ पी, इसको नाम दे देता हूँ क्यू, इसको नाम दे देता हूँ आर, ठीक है। ये जो एंगल है वो कितना बना, ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल है। तो इस थीटा एंगल के अलोंग जो इसका वेरिएबल के और फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग जो भी इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो और थीटा का यहाँ पे थीटा है क्या, यहाँ पे थीटा है पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन हर एक चीज़ की होती है, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन हर एक की होती है, एलिप्स की भी होगी, है ना, हम हाइपरबोला की भी पढ़ेंगे, सबकी पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, सबकी होती है, सबकी होती है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये किसकी, सर्कल की, ऑफ सर्कल, ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब देखो होगा क्या, ये थीटा हो गया, ये एक कॉमा बी पॉइंट हो गया जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, एक आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया जो कि एक्स कॉमा वाई है, पी क्यू आर मैंने ना नेमिंग दे दी। अब सुनो, अब हमें लिखना है, अब हमें बेसिकली इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस पूरी एक्स है, ये डिस्टेंस पूरी एक्स है क्योंकि ये इसकी सर्कमफेरेंस तक बेस्ड है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, पूरी एक्स है, यहाँ से इस सर्कल के एंड तक, क्योंकि ये इस लाइन सेम है ना, तो ये पूरी दूरी एक्स है। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट ए कॉमा बी है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस बी है क्या नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये वाली डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस बी है। लेकिन 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 ये ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बीच में कहीं भी स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये डिस्टेंस ए है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है एक्स। अगर मैं एक्स में से ये ए कॉमा पॉइंट क्या, देखो ए कॉमा बी पॉइंट है यहाँ पे, ये ए कॉमा बी पॉइंट इस जगह बना हुआ है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है कि नहीं। ये ए कॉमा बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस पे है तो ए की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ए हो गई कि नहीं, और यहाँ से ये वाली तो दूरी हो गई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी वाई। अच्छा ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे ये डिस्टेंस नहीं मालूम, मुझे ये वाली डिस्टेंस नहीं मालूम, p और r के बीच की दूरी और q और r के बीच की डिस्टेंस नहीं मालूम, मुझे सारी डिस्टेंस मालूम है कि ये पूरी डिस्टेंस x है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है, मुझे ये तो मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। जैसे अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अब आप बताओ a क्या होगा, a होगा ये और b होगा ये, सॉरी a होगा ये और b होगा ये डिस्टेंस, a होगा ये डिस्टेंस यहाँ तक। बताओ a कॉमा बी यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस जो है वो b है, a कॉमा बी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, a b हो गया, ठीक है, जो आपकी x की ये पूरी जो x एक्सिस है और ये पूरी जो y एक्सिस है, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी डिस्टेंस y मान लेता हूँ मैं और ये पूरी डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस एक थीटा एंगल लिया, a कॉमा बी पॉइंट फिक्स था, x कॉमा वाई पॉइंट वेरिएबल था, उसके बाद मैंने उनको नाम दे दिया, थीटा एंगल के अलोंग मूव कराया। मैंने कहा कि ए कॉमा बी क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कहोगे ए डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डिस्टेंस वाई एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है। अच्छा मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस पी आर और क्यू आर की डिस्टेंस चाहिए, पी आर और क्यू आर वाली डिस्टेंस पता चले तो भी तो इक्वेशन लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि जब भी तो लिंकेज करूंगा मैं पॉइंट्स में, ठीक है। तो वो निकालने जा रहा हूँ। देखो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पी आर के। अच्छा ये बची हुई डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। अगर अब मैं ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, अगर x में से a को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस ए, और अगर मैं पूरे y में से b को माइनस कर दूं तो ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी y माइनस बी, ठीक है। अब ये ज़्यादा वेरिएबल हो गए, मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, अब मैं समझाता हूँ, मतलब मेरे पे डिस्टेंस आ गई, बेसिकली मैंने डिस्टेंस निकाल ली x कॉमा ए करके और वो करके, इनको मैं रब कर देता हूँ। बेसिकली मैंने डिस्टेंस निकाल ली थी इसलिए मैंने आपको x मिल गया थोड़ा, पर डिस्टेंस मेरी आ गई है। ये मेरा सर्कल था, ठीक है, ये मेरा सर्कल था, ओके, ये मेरी डिस्टेंस हो गई। मैंने देखो डिस्टेंस निकाल ली ना, x में से a को घटा दिया और y में से मैंने किसको माइनस कर दिया, b को। तो जब मैंने x में से a को माइनस किया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, x माइनस ए।
क्योंकि ए ये था एक्स वाला पॉइंट और ये एक्स की दूरी, तो एक्स माइनस ए बचा है पी आर। अब ये क्यू आर कितना बचा डिस्टेंस में, ये बचा वाई माइनस बी, क्योंकि वाई में से बी को माइनस कर दिया, वाई माइनस बी। तो डिस्टेंस समझ में आएगा कैसे निकाला है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। अब देखो क्या होगा, आप मुझे बताओ यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा यहाँ से, साइन थीटा क्या होता है आपको नहीं याद तो ये ट्रिक याद रखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन होता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। अब एक बात बताओ, ये क्या है, यहाँ से पी की डिस्टेंस से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस ये क्या है, रेडियस है क्या नहीं, तो मैं इसे आर नाम दे सकता हूँ, ये रेडियस ही तो है, तो मैंने इसे आर कह दिया। अच्छा अब आप बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है जो थीटा के अपोजिट में होता है, तो परपेंडिकुलर है क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस है पी एंड क्यू। अब देखो क्यू आर क्या है, क्यू आर है वाई माइनस बी, क्यू आर है वाई माइनस बी, और पी क्यू हाइपोटेनियस क्या है रेडियस, तो आर सॉरी, तो मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस बी अपॉन आर। ओके, तो साइन थीटा आ गया। अब मैं इसी तरीके से कॉस थीटा निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं। कॉस थीटा क्या होगा बताओ, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है पी आर, बेस है पी आर, हाइपोटेनियस कितना है जो कि है पी क्यू, तो पी आर है एक्स माइनस ए और हाइपोटेनियस है आर, तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, कॉस थीटा भी आ गया साइन थीटा भी आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यूज आ गई, अब मैं थोड़ा सा वैल्यूज में कन्वर्जन करता हूँ। क्या करता हूँ कि जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वाई माइनस बी अपॉन आर, क्या मैं इसको आर इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये होगी इक्वेशन 1। क्या मैं इसको आर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन, ये कॉस थीटा नीचे चला जाएगा तो एक्स माइनस ए अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा मैंने इस आर को लिख लिया। अभी देखो ये दोनों आर है, रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए अपॉन कॉस थीटा और वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा को क्या मैं इक्वल लिख सकता हूँ, तो मैं इनको इक्वल लिख देता हूँ इक्वेट करके, किसको एक्स माइनस ए अपॉन कॉस थीटा को और वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा को। ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन कॉस थीटा को इक्वल रख देता हूँ वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा के, जो कि इक्वल था आर, जो कि इक्वल था रेडियस के, तो मैंने इक्वेट कर दिया इक्वली। ठीक है, और मैं आर के इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि ये रेडियस के इक्वल था, किसके इक्वल था रेडियस के, तो मैंने इक्वल कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो फाइनल लास्ट रिजल्ट आया है, इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा जो कि इक्वल है r के, तो x यहाँ से कैसे निकालोगे, ये तो हो जाएगा r cos थीटा प्लस a, तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे आप y की निकाल सकते हो, साइन थीटा तो चला जाएगा तो r साइन थीटा, और b का b इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा प्लस b। तो आप दोनों पॉइंट्स भी लिख सकते हो बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब एक्स वाई की जगह मैं इनको रख सकता हूँ कि नहीं, आर कॉस थीटा प्लस ए और आर साइन थीटा प्लस बी। अब आपको कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, आपका वेरिएबल पॉइंट, सारी चीजें आपकी वेरिएबल वाली कांस्टेंट में चेंज हो गई। मतलब अगर कभी भी खेल थीटा में हो जाए, क्वेश्चन थीटा में बन जाए, तो आप ऐसे सिलटा सकते हो, उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी चीजें थीटा में आ गई, देखो कुछ बचा ही नहीं, वो भी थीटा में कन्वर्ट हो गया और ये भी थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब आपका एक्स वाई आप ऐसे रख सकते हो, आपका आर भी कांस्टेंट है, साइन थीटा कोस थीटा आपके निकले आएंगे, ए और बी भी कांस्टेंट है आपके। ठीक है, जो कि आपको फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग गिवन थे। तो सर्कल इस पर क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, तो आपको बस याद रखना है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको लर्न रखनी है, यही आपको याद रखनी है, यही पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको लर्न रखनी है और इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं अपने, जो कि है अगला टॉपिक हम इंटरसेप्ट ले लेते हैं, नहीं इंटरसेप्ट लास्ट में लेंगे, उससे पहले एक डायमेट्रिकल इक्वेशन ले लेते हैं सर्कल की, क्या होती है। डायमेट्रिक इक्वेशन है नहीं है, मतलब बेसिकली इक्वेशन है सर्कल की डायमेट्रिकल की फॉर्म, डायमीटर के अलोंग इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या डायमीटर के अलोंग क्या होती है सर्कल की इक्वेशन, तो बेसिकली आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। आपको बस ये याद रखनी है, कुछ याद नहीं रखना, आपको बस x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा, y माइनस बी अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आर, x माइनस ए अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल r, और वहां से आप x y निकाल सकते हो। बस वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, वो आपको याद रखनी है। अब आते हैं सर्कल की इक्वेशन की बात करते हैं अलोंग विच डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल
इक्वेशन ऑफ सर्कल along इट्स डायमीटर, या डायमेट्रिकल इक्वेशन फॉर्म भी कह लो इसे, डायमीटर, या फिर आप कह सकते हो डायमेट्रिकल इक्वेशन या डायमीटर इक्वेशन फॉर्म ऑफ सर्कल, या इक्वेशन फॉर्म ऑफ सर्कल इन डायमीटर अलोंग द डायमीटर, आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसमें क्या होगा, हम इसकी सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे अलोंग इट्स डायमीटर। देखो ये है सर्कल, ठीक है, ये है सर्कल ये मान लो, सपोज ही करना है तुम्हें, और क्या करना है, सर्कल है, ये है इसका सेंटर पॉइंट, ये है डायमीटर, क्योंकि डायमीट्रिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, डायमीटर के अलोंग पढ़ रहे हैं, तो डायमीटर ही तो लेंगे, डायमीटर के अलोंग ही तो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर। इस पॉइंट को मान लिया x1, y1, इस पॉइंट को मान लिया मैंने x2, y2, है ना। अब देखो क्या होगा, ये जब एक दूसरे पे यहाँ पे मैट करेंगे 90 डिग्री के एंगल के साथ, ये पॉइंट मान लो आप x, y, क्योंकि हम डायमेट्रिकल के अलोंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो देखो इसके तरीके हैं, अब आपका सेंटर पॉइंट होगा, आप कुछ भी मान सकते हो उसे, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, आपको मान लो चाहे मत मानो। अब आपको पता है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, स्लोप और वो वाला खेल हमने आपको स्टैंडर्ड में सिखाया है। लेकिन हम यहाँ देखो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, और मुझे लिखनी है डायमेट्रिकल इक्वेशन अलोंग इट्स डायमीटर, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। देखो इस लाइन की जो स्लोप, मान लो मैंने इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया मैंने बी, इसे नाम दे दिया सी, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके बिना प्रूव नहीं होगा, इतना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये प्रूव होगा। डायमीटर ले लिया, एक पॉइंट वेरिएबल ले लिया x, y, जो कि चेंज होगा, भाई वेरिएबल लेना जरूरी है ना, वेरिएबल के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन लिखनी है तो वेरिएबल पॉइंट चाहिए ही चाहिए x, y, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक चीज़ में वेरिएबल होता है इक्वेशन में। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और जब पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक ए बी और एक बी सी। जब ये परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। मान लो इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो मैंने m1 इंटू m2 इक्वल्स टू कर दिया -1। बताओ इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा कि नहीं। अब मुझे m1 बताओ, m1 कैसे आएगा, m1 कैसे निकले, स्लोप कैसे निकले, m1 कैसे आए। मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको स्लोप निकालनी है, m1 निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, m स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, tan थीटा भी कह देते हैं, और वो क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आप ये बताओ कि y2 - y1 और x2 - x1 किसे लोगे। अब आप देखो यही तो कन्फ्यूजन, x1 y1 तो है ही पहले से, आपको अगर ये लेना है तो x2 y2 से मान लो, x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये हो गए, सेकंड बन वो मान लिए। अब आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है यहाँ पे, y, तो m1 की स्लोप निकालना होगा, y2 क्या है, y, y2 - y1, तो y - y1 अपॉन x2 मतलब x, x - x1, तो m1 की स्लोप तो आ गई ये। अब m2 लाइन वाली, जो m2 की लाइन है, m2 वाली लाइन की स्लोप निकालो, वो क्या आएगी, m2 वाली लाइन की स्लोप आएगी y2 - y1, y - y2 अपॉन x - x2, ये होगी m2 वाले की स्लोप। अब इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल। इसे रब कर देता हूँ, ड्रॉ कर लेना बाद में, स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्लोप्स क्या है, परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल। अब देखो y - y1 अपॉन x - x1 इंटू y - y2 अपॉन x - x2, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सचेंज कर लेता हूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी रुको, तो आपका ये बचेगा। अब m1 m2 मैंने वैल्यू ऐसे ही उतार ली और -1 के इक्वल रख दिया। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर या रिजल्ट आएगा वो आएगा x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y इंटू नहीं लगाता, इंटू आप वैसे समझ जाओ ब्रैकेट में, तो y - y2 इक्वल्स टू 0।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अलोंग इट्स डायमीटर, या डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये आपको याद रखनी है, ये डायमेट्रिकल, ये तो इसका प्रूव था, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया और डायरेक्ट बता सकता था इसको, लेकिन ये प्रूव है, कैसे आया कैसे निकला, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, याद रखना है आपको। तो दिस इज द डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और सर्कल इक्वेशन अलोंग इट्स डायमीटर। तो आपको याद रखनी है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस इक्वेशन पे बेस्ड। तो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है बुक में, क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर दिस, मतलब डायमीट्रिकल के पॉइंट, मतलब डायमीट्रिकल पॉइंट्स दे रखे हैं, समझना, मतलब डायमीटर के पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? डायमीटर के पॉइंट्स दे रखे हैं, अलोंग इट्स डायमीटर के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है 2,4, अगला दे रखा है 3,5, और आप आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हो। ये x, y मान लो, और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब आपको दोबारा पूरा प्रूव तो करना नहीं है कि स्लोप निकालूं प्रोडक्ट कर दूं, ना ना ना, पूरा नहीं करना। देखो प्रूव करने का फॉर्मूला एक वो भी था, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान टाइम सेविंग यही है। इक्वेशन को याद रखो कि डायमेट्रिकल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन इंटू वाई एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। उससे आसानी से आ जाएगा। तो पहले करते हैं उससे, फिर मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड क्या आप, और क्या मेथड है जिससे आप कर सकते हो अगर आपको वो कंडीशन गिवन हो। देखो एक बात बताओ, आपको डायमीटर के अलोंग पॉइंट्स दे रखे हैं, डायमीटर के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं, डायमेट्रिकल के अलोंग पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम कहेंगे ना डायमेट्रिकल पॉइंट्स, ठीक है। आपको इक्वेशन बताई थी मैंने, क्या थी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। तो देखो x1 क्या है आपका 2, x2 क्या है आपका, x2 है 3, x1 x2, आपका y1 है 4, आपका y2 है 5, आपको x1 भी दे रखा है, y1 भी दे रखा है, और x2 भी दे रखा है, y2 भी दे रखा है। आपको लिखनी है इक्वेशन, इक्वेशन पूछ रहा है। तो x माइनस एक्स वन, x1 क्या है 2, इक्वेशन क्या थी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, x2 क्या है 3 प्लस y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 4 इंटू वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन रही है। अब आपको करना मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस टू से माइनस टू एक्स, फिर 3 से माइनस थ्री एक्स, प्लस का 6, प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का 4y, माइनस का 5y, और प्लस का 20 इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ ले लिए, माइनस का 2x माइनस का 3x विल बी माइनस का 5x, 20 प्लस का 6 प्लस का 26 प्लस का 26, बचा क्या 4y, ये हो गया 9y, माइनस का 9y। तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब देखो इसी आंसर को मैं उससे भी ला सकता हूँ, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन सिखाया था, तो आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करो ना, ये आंसर तो आपका आ जाएगा डायमेट्रिकल। बट सबसे आसान मेथड यही है कि आप डायमीटर के अलोंग करो, आपको डायमीटर के अलोंग कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे आसान मेथड यही है कि आप डायमीटर के अलोंग करो और पॉइंट्स निकालो, आपका आसानी से निकलेगा, आसानी से निकलेगा, इजीली निकलेगा। अगर आपको डायमीट्रिकल के पॉइंट पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिक ये है कि इक्वेशन याद रखनी है आपको, जो मैंने ट्रिक बताई है वो एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है कि ये डायमेट्रिकल इक्वेशन है, याद रखनी है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। कभी भी इक्वेशन पूछता है अलोंग इट्स डायमीटर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेकंड मेथड बताता हूँ। तो बेसिकली इस मेथड से आप आसानी से डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो, डायमेट्रिकल इक्वेशंस आप इजीली लिख सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। डायमेट्रिकल पॉइंट दे देगा, कभी कभी क्या करेगा कि ये पॉइंट ना देके सेंटर पॉइंट दे देगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस इक्वल होगी ये निकाल के फिर वो पॉइंट निकाल सकते हो। कभी क्या करेगा, ये पॉइंट दे देगा और सेंटर पॉइंट दे देगा और एक बाजू का पॉइंट दे देगा, कभी स्लोप दे देगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको बस स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की नॉलेज है ना तो आप आसानी से निकाल सकते हो स्लोप इक्वेशन सब कुछ। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है करने का, सबसे आसान इजी फास्टेस्ट मेथड है। याद रखोगे इक्वेशन को, डायरेक्टली इक्वेशन लिख दोगे, पॉइंट्स दे दे इक्वेशन लिखनी है। और वैसे लेंदी अगर करोगे तो स्लोप वाला मेथड बता दिया, और भी है तो टाइम लगेगा। तो आपको याद रखना है मेथड जो मैंने बताया है। अब देखो आपका जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो लास्ट टॉपिक बच रहा है। आपको मैंने बता दिया नेचर ऑफ द सर्कल बता दिया, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिखा दिया, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस सर्कल की इक्वेशन अलोंग इट्स डायमीटर वो भी बता दिया। अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल। इंटरसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था, एक स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं बेसिकली, जो ग्राफ पे किसी के कर्व को काटते हैं या पॉइंट को काटते हैं और जो डिस्टेंस बनता है, जितना बनता है या जितना डिस्टेंस कटता है उसे इंटरसेप्ट करते हैं कि इतने का इंटरसेप्ट कट गया। तो सबसे अब ये लास्ट टॉपिक है, ये है इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल।
देखो थोड़ा सा इंटरसेप्ट का ओवरव्यू ले लो। जैसे मान लो ये आपका नॉर्मल ग्राफ और आपने सर्कल सिर्फ छू के निकल गया। देखो आपका सर्कल, देखो एक्स एक्सिस जो होती है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। मतलब जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट अगर कहते हैं ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है तो हम उसे एब्सिसा भी कह देते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है या कोऑर्डिनेट आता है तो उसका अलग नाम होता है एक एब्सिसा, उसे हम एब्सिसा नाम से भी बुलाते हैं। और अगर वाई एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है तो उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे तो उसे हम एक्सिसा कह देंगे, और वाई एक्सिस पे है तो उसे हम ऑर्डिनेट कह देंगे। तो नाम है इसके, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस का है तो एक्स वो एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस का है तो वी कॉल इट ऑर्डिनेट। ठीक है, अब सुनो, अब मान लो, अब देखो ये छू के निकल गया एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, वो वाई एक्सिस को। ठीक है, छू के निकला, इसने काटा नहीं, इस कर्व ने काटा नहीं। जैसे पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था तो लाइन काटती थी ग्राफ को, तो इंटरसेप्ट आता था, बनता था, कुछ डिस्टेंस कटता था। यहाँ देखो कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ तो यहाँ पे जीरो हो गई इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू भी जीरो हो गई। जीरो क्यों हो गई? यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं पॉइंट पे वैल्यू जीरो, पॉइंट पे मतलब पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इसका इंटरसेप्ट जीरो हो गया क्योंकि कुछ काटा ही नहीं, कुछ काटा ही नहीं उसने, कोई डिस्टेंस ही नहीं काटी। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर मैं पूछूं तो जीरो और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो, क्योंकि छू के निकला है। अब मान लो अगला केस ऐसा है, ओरिजिन से निकला है मान लो ये, तो कुछ इंटरसेप्ट ए काटेगा, कुछ इंटरसेप्ट यहाँ बी काटेगा, कुछ भी काटा हो ये मान लिया हमने। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस ने काटा है, ये जो डिस्टेंस ने काटा है सर्कल ने ग्राफ का, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ये ए इंटरसेप्ट है, मतलब जो डिस्टेंस है ए ने कवर किया है काटने पर, जो डिस्टेंस ए का आया है सर्कल को, कर्व को काटने पर, ये ए इंटरसेप्ट है, और ये हुआ आपका बी इंटरसेप्ट। तो इन्हें कहते हैं इंटरसेप्ट। कटने पर क्या दूरी बची, क्या डिस्टेंस बना, उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस तरह का बन सकता है, बहुत तरह के इंटरसेप्ट बन सकते हैं, लेकिन एक जनरल केस होता है, स्टैंडर्ड केस हम उसे पढ़ेंगे और उससे सारे केस कवर हो जाते हैं, जो कि ये वाला था, भी बताया था। ऐसा भी हो सकता है, देखो सर्कल यहाँ पे हो, तो इस केस में इंटरसेप्ट डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि टच ही नहीं हो रहा, ये तो बाहर है। तो इसमें इस केस में हम कह देंगे इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड, इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, ये अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से केस बन सकते हैं। कभी कभी क्या करेगा, एक्स एक्सिस को छू के निकल जाएगा, वाई एक्सिस को नहीं छुएगा, तो वाई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट होगा क्योंकि छू के निकला एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे इंटरसेप्ट बनते हैं। अब देखो जो जनरल हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो पढ़ेंगे इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट क्या बनता है। तो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ थोड़ा नीचे लेते रहो, ये हमारा ग्राफ है, एंड दिस इज आवर सर्कल, सॉरी यहाँ पे तो इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मुझे ओरिजिन से पास कराना है सर्कल। ठीक है, तो दिस इज आवर सर्कल, सपोज ये एक सर्कल है, सपोज कर लो क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा बना है। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना और जो वाई एक्सिस पे बना। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना काटने पर, जो ये डिस्टेंस बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो एक्सिस पे 2 पॉइंट कटिंग के हो गए। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि ए इंटरसेप्ट बना, ए डिस्टेंस कटी, मैंने ए मान लिया ऐसे, तो मैंने कह दिया ए इंटरसेप्ट बना एक्स एक्सिस पे, और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया वाई इंटरसेप्ट बना किस पे, ये वाई मान, सॉरी वाई नहीं बी मान लेते, बी मान लेते बी, तो मैंने मान लिया इसे बी, तो मैंने मान लिया बी इंटरसेप्ट बना वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस बना ए इंटरसेप्ट, और बी वाई एक्सिस पे कटा बी इंटरसेप्ट, तो वो बी इंटरसेप्ट हो गया, ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट जो कि बने। ठीक है, अब कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, क्या होते हैं। मान लो ये पॉइंट तो ओरिजिन पे है, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पे x1 की कुछ वैल्यू होगी, y तो जीरो होगा, तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया x1, 0, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x2, 0, ये वाला, अब ये वाला पॉइंट हो गया x1, 0, ये वाला हो गया x2, 0। अब मान लो ये तो ओरिजिन से पास हो गया है, अब मान लो सर्कल कहीं, जैसे मान लो सर्कल अगर यहाँ से पास होता, सर्कल अगर यहाँ से पास होता, सपोज करो ओरिजिन थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं हम, ये हो गया आपका, और सर्कल आपका यहाँ से पास हो रहा है, सर्कल आपका यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो सर्कल है वो यहाँ से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो ए इंटरसेप्ट तो ये रहा, और इसका ये वाला जो पॉइंट है, जो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई, रुको मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, इसे बाद में रब कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मान लो ये सर्कल मतलब ओरिजिन से पास नहीं हुआ, ये थोड़ा सा हटके पास हुआ है, आप दिख रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली, थोड़ा सा हटके पास हुआ है, थोड़ा सा हटके अलग से पास हुआ है, दिख रहा है, थोड़ा सा अलग पास हुआ है। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पॉइंट काटा और यहाँ काटा,
एक्सिस पे और ये है वाई एक्सिस। मैं इसे ए इंटरसेप्ट कह देता हूँ, तो ए मान लिया मैंने, ए इंटरसेप्ट कटा, और वाई एक्सिस का यहाँ किस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो मैंने इसे बी इंटरसेप्ट कह दिया, इससे इस पॉइंट तक और इससे इस पॉइंट तक। इस पॉइंट की वैल्यू मान ली मैंने x1, 0, क्योंकि y 0 होगा यहाँ पे। इसको दे दिया मैंने नाम x2, 0, इसको नाम दे दिया मैंने 0, y1, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि y एक्सिस पर है तो y एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पे दे दिया इसको नाम मैंने 0, y2। तो मैंने ऐसे नेमिंग कर दी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही तो हम ए इंटरसेप्ट कह रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तो हम वाई इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट कह रहे हैं। तो मतलब एक्स एक्सिस पर और दूसरी एक्सिस जो है वाई एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है, ए इंटरसेप्ट है और बी इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। तो ए और बी इंटरसेप्ट तो बन रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब ए इंटरसेप्ट है क्या, यहां से यहां तक की दूरी, और ये क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो देखो क्या मैं ऐसे, ये तो 0 है, ये वाई 0 है, तो क्या मैं एक्स वाली को मॉड में x1 माइनस x2 कह सकता हूँ। पॉजिटिव डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, और एक्स में से x2 उठा दिया तो डिस्टेंस आ जाएगी सीधी सीधी। और इस वाली को मैं y1 माइनस y2 कह सकता हूँ मॉड में। तो बेसिकली हमारी जो एक्स ए इंटरसेप्ट की दूरी है वो ये है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है, मतलब ये इतने का इंटरसेप्ट बना है, ए इंटरसेप्ट की वैल्यू ये, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब मैं इसे रब करता हूँ, अब आपको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे कि होगा क्या। तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या बना, हमारा एक्स एक्सिस की जो आया लगभग एप्रोक्स, एक्स एक्सिस पे जो आया इंटरसेप्ट, ए इंटरसेप्ट आया था, ठीक है। तो ए इंटरसेप्ट की जगह ना लिख के हम मॉड में x1 माइनस x2 लिख देते, क्योंकि मॉड x1 माइनस x2 इक्वल है ए इंटरसेप्ट के कितनी दूरी, तो ए डिस्टेंस का कटा, तो वो ए की वैल्यू क्या है, वो ये है। वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे अगर बात करूँ कि वाई पे इंटरसेप्ट ना, वो मॉड में y1 माइनस y2, ये डिस्टेंस निकाल लो तो आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा कि क्या डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कटा या क्या बना, या क्या वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट की, कितना कटा। अब ये निकालेंगे कैसे, इसका प्रूव है। देखो सर्कल की जनरल इक्वेशन सब जानते हैं क्या होता है, बेसिकली है क्या, ये है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये डिफरेंस ही तो है, एक x1 था कोई पॉइंट, एक x2 था, उनका अंतर। तो बेसिकली है क्या, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। देखो सर्कल की इक्वेशन ये थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन थी सर्कल की। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या बनेगा। देखो दोनों का प्रूव अलग है, ये मैं जो कर रहा हूँ अभी, ये पहला वाला जो प्रूव है ये एक्स एक्सिस का प्रूव है, और वाई एक्सिस का करना पड़ेगा तो थोड़ा सा अलग चेंज हो जाएगा, तो वाई एक्सिस का भी आ जाएगा। मैं दोनों करके दिखा दूंगा, पर आप एक समझ लो पहले। देखो एक्स एक्सिस के प्रूव में वाई की वैल्यू क्या थी, 0 था वाई, तो वाई जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ उसे मैं उस पॉइंट को या उस कोऑर्डिनेट को आप 0 कर दीजिए। जहाँ पे आपको वाई दिख रहा है उसको आप 0 कर दो, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे वाई 0, 2gx, यहाँ पे वाई 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक क्वेश्चन बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये जो हम निकालने जा रहे हैं ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स, बेसिकली क्या निकालने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। और आप जानते हो इस इक्वेशन के बेसिकली दो रूट्स होंगे, एक x1 होगा और एक x2। बेसिकली इस इक्वेशन के दो रूट होंगे और हम डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालने जा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए, मॉड डी अपॉन ए, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए कुछ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप सब जानते हो, 10th क्लास में पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो बेसिकली हम ये करने जा रहे हैं, और यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी कि कितने का एक्स इंटरसेप्ट कटेगा या काटेगा। और वाई इंटरसेप्ट की में क्या करेंगे, कुछ नहीं, वाई इंटरसेप्ट के में क्या हुआ है, वाई एक्स के बी इंटरसेप्ट बना है, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू तो है कुछ ना कुछ, एक्स 0 है, तो यहाँ पे हमने वाई 0 पुट किया है। जब आप वाई का प्रूफ निकालोगे, मतलब वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालोगे, कितना कटेगा, कितना बनेगा, बी जो इंटरसेप्ट है वाई पे, वाई एक्सिस पे, तो कुछ नहीं करना आपको, एक्स 0 रख देना। इसमें हमने y को 0 लिया है, उसमें आपको x को 0 रख देना, और सारा प्रोसीजर सेम चलेगा। इक्वेशन उसकी अलग आएगी, उसको आप अलग सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक को मेथड से और वो करके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने y को 0 रखा है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे हम x को पुट 0 करेंगे जब इसका प्रूव करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर क्या है, बी है 2g, तो 2g का स्क्वायर मतलब 4g स्क्वायर, बेसिकली 4g स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, ए क्या है 1, c तो 4c, तो कांस्टेंट लिखूँ नहीं लिखूँ, लिख देता हूँ माइनस 4c अपॉन
नीचे ए है तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो उसे लिखूँ या ना लिखूँ वो बात बराबर है। एक बात बताओ, रूट में सिर्फ यही बच रहा है, 4 में कॉमन ले लेता हूँ अंदर, तो ये जी स्क्वायर माइनस सी बच रहा है, और 4 के तो फैक्टर हो जाएंगे ना 2 इंटू 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी आ गया। तो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस विच हैव अ वैल्यू ऑफ ए। जो ए इंटरसेप्ट बनाया वो इतने का बनेगा, मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट कटा है वो एक्स एक्सिस पे वो आया ये 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। तो दिस इज द वैल्यू, ये याद रखना है आपको कि एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनेगा, वो बनेगा 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। ऐसे ही आप वाई एक्सिस का निकाल सकते हो, सेम टू सेम निकाल सकते हो, और वाई एक्स का आप खुद निकालना बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पे एक्स जीरो था तो एक्स जीरो पुट कर देना। इसी तरीके से आप डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए। तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा जो बी इंटरसेप्ट कटा है, ये उसकी वैल्यू है, जो बी आया है, जो बी डिस्टेंस निकल के आया है कट के, वो बी है, ये इक्वल है ए के। ए मेरा मतलब है जो ए इंटरसेप्ट कटा है, ए की दूरी, ये ए इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, और इसका आता है 2 रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। ये है आपका बी इंटरसेप्ट, जो बी डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कटा है। तो बस आपको यही रिमेंबर रखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बनेगा, 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला याद रखना है, और वाई एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट कटेगा, 2 रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस थिंग ओनली। तो इस थिंग को आप, इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखना, याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ उस पर बेस्ड, फिर खत्म कर। देखो ये क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत, एनडी में आया था 2009 में, और इंटरसेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंटरसेप्ट पे ही क्वेश्चन है, मतलब बेस्ड। तो देखो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे, और इंटरसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो आप डायग्राम बनाते जाओ साथ के साथ। क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस जो है, मतलब जो ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये सर्कल पे टेंजेंट है। मान लो जो आपका सर्कल है वो सर्कल है ये, और एक्स एक्सिस बिल्कुल सर्कल के ऊपर से कौन साइड होकर निकल रही है, तो सर्कल पे टेंजेंट है, एक्स एक्सिस जो है सर्कल पे टेंजेंट है। तो आप बताओ जब सर्कल पर एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाएगी, तो जो इसके द्वारा जो इंटरसेप्ट बनेगा हमें वो निकालना है। मतलब वो हमसे पूछा है कि इस सर्कल की कुछ नहीं है, तो कौन सा इनमें से रिलेशन करेक्ट है, रिलेशन कौन सा करेक्ट है। अब हमें एक्स एक्सिस, अब देखो कुछ ना कुछ तो कटेगा, कटेगा नहीं तो टच होके जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो इंटरसेप्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे वाई एक्सिस तो कर नहीं रही, तो वो तो जीरो है, यहाँ पे टच कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो आएगा, तो वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट निकालना है हमें दूसरी लैंग्वेज में। हम जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, जो मैंने आपको लिखाया था, क्या था, 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी। देखो इसमें हर एक केस में के लिया है, तो कांस्टेंट हम के मान लेते हैं, सी ना लेके हम के मान लेते हैं। यहाँ पे इसने हमें के दे रखा है, तो हम इस के को कांस्टेंट के मान लेते हैं, जी स्क्वायर माइनस सी। सी की जगह हमने के रख दिया, सी तो कांस्टेंट था, चाहे के रख दो, तो मैंने के रख दिया। तो ये इंटरसेप्ट, अब देखो आप बताओ ये जो इंटरसेप्ट है जीरो होगा कि नहीं, क्योंकि सिर्फ टच करके निकला है, जो इंटरसेप्ट है ये टच करके निकला है, इंटरसेप्ट तो बनेगा ही नहीं। एक्स एक्सिस को काटा नहीं है, इंटरसेप्ट कब बनता है, जब काटते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जब इंटरसेप्ट जब बनता है एक्स और वाई पर, जब इंटरसेप्ट कोई कर्व उसे काटे, यहाँ पर काटा तो है ही नहीं, इसने कहा टेंजेंट है, सिर्फ कौन साइड कर रहा है, सिर्फ टच करके जा रहा है, काट रहा ही नहीं है, काट नहीं रहा, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 2 रूट में जीरो, जी स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 उधर जाके जीरो हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस के रूट में जीरो हो जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो जी स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से रिलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है करेक्ट, जी स्क्वायर इक्वल्स टू के। ये एनडी 2009 में आया था। अब इंटरसेप्ट भी बेस था, कुछ होने इसकी वैल्यू ले ली थी, कुछ होने कुछ और कर दिया था। अब बेसिक सी बात है, जब टेंजेंट है तो इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इंटरसेप्ट बन तो रहा है लेकिन जीरो का बन रहा है, ऐसी बात नहीं इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं आ रही, जीरो भी एक वैल्यू है, इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है जीरो, आंसर है, तो जीरो आएगी इंटरसेप्ट की। इसलिए हमने 2 जी स्क्वायर माइनस के जो एक्स इंटरसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला लगा के जो डिस्टेंस वो उसके जीरो के इक्वल रख दिया, क्योंकि जीरो डिस्टेंस है, जीरो है क्योंकि जीरो बनेगा तो उसके इक्वल रख दिया जीरो के, ये ए है, और यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया, और यहाँ से रिलेशन जो आया जी स्क्वायर इक्वल्स टू के, ये करेक्ट आ गया। तो बस यही था हमारा लास्ट का आज का लास्ट टॉपिक। और अगला जो लेक्चर है वो बहुत जल्दी आएगा, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ सर्कल। उसमें हम आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ाएंगे, ऑर्थोगोनल की कंडीशन के, ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब वो पूरा जो टॉपिक होगा, पूरा जो लेक्चर होगा वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर बेस्ड होगा। इसमें भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी हैं मैंने, एक आध चीज़, लेकिन ये आपके लिमिटेड सिलेबस तक है। वो जो लास्ट लेक्चर होगा, जो अगला होगा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताएंगे, और कुछ कंडीशंस बताएंगे, कुछ टर्म्स ट्रिक्स बताएंगे जो आपको याद रखनी है, बहुत हेल्पफुल है। बस ऐसे ही देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी, एंड बाय बाय।